8. आचार्य चनक ने दरवाजा खोला तो सामने मगध साम्राज्य के सेनापति और आचार्य का मित्र अमात्य शक्तार खड़े हुए थे। चेहरे में चिंता साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी अनहोनी दस्तक देने वाली है। सेनापति शक्तार को इतनी रात अपने दरवाजे पर देख आचार्य चनक चौंक गए। उन्हें किसी बड़ी अनहोनी की आहट मिल चुकी थी। अमात्य शक्तार, आप इस वक्त यहाँ? कुछ हुआ है क्या? यहाँ आने का कोई विशेष कारण? आचार्य, पहले मुझे अंदर आगमन तो करने दीजिए। उसके पश्चात विस्तार से आपको राज्य के घटनाक्रम से अवगत कराता हूँ। सूर्योदय के पश्चात से ही समय नहीं मिला, इसलिए अभी आना पड़ा। आइए आइए अमात्य। अमात्य शक्तार को अंदर आते देख बालक विष्णुगुप्त ने उन्हें प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रणाम अमात्य, आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया। आपकी दूरदृष्टि के बारे में बहुत सुना है। सदैव खुश रहो बालक विष्णुगुप्त। तुम्हारे बारे में जितना सुना था, तुम प्रथम दृष्टि से उससे भी ज्यादा होनहार प्रतीत हो रहे हो। तुम्हारे पिताश्री ने अवगत कराया है कि तुम्हारा शास्त्रों के अध्ययन में बहुत मन लगता है। जी अमात्य, मैं जितना शास्त्रों के बारे में अध्ययन करता हूँ, उतना ही और जानने की तृष्णा होने लगती है। मुझे राज्य व्यवस्था के बारे में और ज्यादा अध्ययन करना है। पुत्र विष्णुगुप्त, अमात्य को आसन ग्रहण करने दो और तुम अपनी माताश्री के पास जाओ। जी जी पिताजी। अब बताने का कष्ट करिए अमात्य। ऐसी कौन सी बात है जिसकी चिंता आपके माथे पर स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है? महापद्मनंदा और उसके पुत्र धनानंद के अलावा चिंता का कोई दूसरा विषय कैसे हो सकता है? इन दोनों की वजह से प्रजा का अत्यंत बुरा हाल हो चुका है। मैं इतना विवश हूं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे समक्ष राजधर्म की एक बड़ी सी दीवार खड़ी हुई है। इस राज्य की आखिरी उम्मीद आप जैसे आचार्य से ही है। राज्य की प्रजा को ऐसा लगता था कि शायद आप लोग ही आचार्य धर्म की दीक्षा दिखाकर महापद्मनंद को सही मार्ग दिखा सकते हैं, परंतु समय काल आपके समक्ष भी अवरोध पैदा करने वाला है। महाराज महापद्मनंद आपसे बुरी तरह से रुष्ट हैं। उनके मन में आपके प्रति कोई बड़ी साजिश जन्म ले रही है। इसलिए मेरी तरफ से एक सलाह है कि कुछ समय के लिए पाटलिपुत्रा क्षेत्र से कहीं दूर प्रस्थान कर लीजिए। महापद्मनंदा और उसका पुत्र धनानंद आठों पहर स्त्री के भोग विलास में लिप्त रहते हैं। वो दोनों प्रजा के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अमात्य, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पाटलिपुत्र क्षेत्र से दूर प्रस्थान कर लूं? मैं कदापि अपने आचार्य धर्म से विमुख नहीं हो सकता हूं। अगर इस राज्य की प्रजा और मंत्री चाह लें तो महापद्मनंदा का राज खत्म हो सकता है। मुझे अच्छे से ज्ञात है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए मेरे पास एक सुझाव है। मैं इस राज्य का प्रमुख अमात्य यानी मंत्री पद में विराजमान होने की वजह से आपसे विनती करता हूं कि इस राज्य के ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए और कुछ बेहतर सुझाव बताइए। अब मगध ऐसे काल में जी रहा है जब इसका आप जैसे बौद्धिक क्षमता के स्वामी ही सही पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। हमें शीघ्र ही चुपचाप इस राज्य के प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलना होगा। उनके समक्ष राज्य व्यवस्था की रूपरेखा को रखना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि मगध नरेश अनेक प्रकार के राजस्व व शुल्क लगाकर प्रजा पर निरंतर अत्याचार कर रहा है। आज मगध की प्रजा शोषित है। वो निरंतर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। प्रत्येक परिवार में वृक्ष रूपी सनातन बिना शिक्षा दीक्षा के रहने पे मजबूर हैं। इस निरंकुश शासन काल को समाप्त होना ही होगा। मैं अपनी मातृभूमि के ऋण में हूं, इसलिए मैं यानी आचार्य चणक अपनी अंतिम सांस तक इस भूमि की प्रगति के लिए संघर्ष करता रहूंगा। नंदवंश के न्याय की तराजू केवल धनवान के प्रति झुकती है। ऐसे नरेश के होने से अच्छा है कि इस राज्य का सिंहासन खाली रहे। अब समय आ चुका है कि सिंहासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत हो और इसकी शुरुआत के लिए सभी वर्ग के लोगों को आगे आना होगा। वयम राष्ट्र जायग्राम पुरोहितः। राष्ट्र को जागृत करना भी एक आचार्य का कार्य होता है।
राष्ट्र की निरंकुश सत्ता को सत्य मार्ग दिखाने का कार्य हमेशा से आचार्य वर्ग ने किया है और भविष्य में भी हम पथ प्रदर्शक का कार्य करते रहेंगे। वेद के उभरते इस मंत्र की वजह से आचार्य चाणक्य के हाथों की धमनियों में रक्त का संचार तेज हो गया। उनके चेहरे से तेज झलक रहा था। उन्हें एक ब्राह्मण होने का कर्तव्य याद आने लगा। आचार्य चाणक्य अपनी जगह से खड़े हो गए और कहा, अब पाटलिपुत्र की तरफ प्रस्थान करने का समय आ चुका है। दूसरे कक्ष में बालक विष्णुगुप्त और उसकी माता चनेश्वरी आचार्य चाणक्य की सारी बातें सुन रहे थे। इन बातों से बालक विष्णुगुप्त को राज्य व्यवस्था के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया था। स्वामी, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपकी सारी वार्तालाप को सुन लिया। इसके पश्चात भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप पाटलिपुत्र क्यों जा रहे हैं? आपने सही सुना देवी, मैं पाटलिपुत्र की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं। अब समय आ गया है जब मैं अपने आचार्य होने का कर्तव्य का निर्वाहन करूं। स्वामी, आप वहां जाना अपना कर्तव्य समझ रहे हैं, परंतु वो आपका कर्तव्य नहीं है। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य आपका पुत्र विष्णुगुप्त है। आप नंद वंश को ललकारने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कारागृह में भी डाला जा सकता है। आपके ऊपर राजद्रोह लग सकता है, जिसके कारणवश आपको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। मैं आपकी अर्धांगिनी और आपका पुत्र विष्णुगुप्त के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है। हम दोनों आपके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हैं। आपके प्रस्थान करने के बाद हमारा क्या होगा स्वामी? इस बात का स्मरण रखिएगा कि अगर आप वापस नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ये एक अर्धांगिनी की प्रतिज्ञा है। ऐसी प्रतिज्ञा से आप मुझे कर्तव्य पद से भटकाने का कार्य कर रही हैं देवी। पुत्र विष्णुगुप्त, इधर आओ। पुत्र विष्णुगुप्त, अपनी माता श्री को समझाना, उनका मनोबल गिरने मत देना। और अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। ये बात आगे राष्ट्र निर्माण